अच्छा, केजरीवाल तो दिल्ली दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना चाहते थे, आप क्या बनाना चाहते हैं? देखो जी, हम तो दिल्ली को दिल्ली ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है। हम बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रहे कि हम पेरिस बना देंगे, हम इंग्लैंड बना देंगे, हम लंदन बना देंगे। अच्छा, केजरीवाल जी? केजरीवाल जी कौन थे हमें नहीं पता। 10 सालों में कभी उनको हमने देखा तक नहीं। 7 महीनों के अंदर मेरा सबसे बड़ा काम मैं कहूँ कि मैंने लोगों के घरों के अंदर स्वच्छ पानी पहुँचाया। कभी उनकी चेकिंग नहीं हुई है, इतना बुरा हाल। मतलब आप ये नहीं पता कि रोड गड्ढे में कि गड्ढा रोड में था। मतलब लोगों पीना तो बहुत दूर की बात, उस पानी से वो पोछा तक नहीं लगा सकते थे। तो यही समस्या आती थी। भी उनको सबसे ज़्यादा पेंशन की समस्या रहती थी, और जिस भी हॉस्पिटल में जाते थे दवाइयों की समस्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की भी समस्या रहती थी। पानी तो वो लोग आप सरकार कहती थी हम फ्री देते हैं। फ्री, आप एक बात मुझे बताइए, अगर फ्री होता तो लोग बाग, मैं कहूँ कि रोज़ वजीपुर इंडस्ट्री एरिया के अंदर बेचारे तुरंत कमाते और तुरंत खाने वाले लोग हैं। कोई वो सेविंग नहीं करते। रोज़ वो 200 500 रुपए की बोतलें जार खरीदते, 50 रुपए का खरीद के वो लाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। और पंजाब केसरी खरी खरी बात की जो हमारा साप्ताहिक कॉलम है, उसमें हमारे साथ हैं आज वजीरपुर की युवा विधायक पूनम शर्मा जी। पूनम जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। थैंक यू। पूनम जी, अब लगभग दिल्ली में बीजेपी की सरकार को आए हुए 6-7 महीने हो गए हैं, तो ये 6-7 महीने में आपने क्या किया अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए? मुझे 7 महीने चुन के हो गए आए हुए, और मैं कहूँ कि 7 महीने के अंदर पिछले 10 सालों का कूड़ा समेटने में मैं लगी हुई हूँ अभी। क्योंकि पिछली जो सरकारें थी उन्होंने 10 सालों में कुछ भी नहीं करा। गंदा पानी, सीवर जाम थे, रोडें टूटी पड़ी थी। अब 7 महीनों के अंदर मेरा सबसे बड़ा काम मैं कहूँ कि मैंने लोगों के घरों के अंदर स्वच्छ पानी पहुँचाया है। मेरे वजीरपुर विधानसभा के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। अब लोगों के घरों में अच्छा पानी जा रहा है। जो रोडें टूटी हुई थी उनको भी बनवा रही हूँ, और सीवर की समस्या थी, सीवर भी नए डलवा चुकी हूँ। 6 महीने 7 महीनों के अंदर 2-3 ब्लॉकों का काम ख़त्म हो चुका है, और आने वाले टाइम में भी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और अगर बड़े काम करें तो आपकी भविष्य की क्या योजना है कि आप वजीरपुर को क्या देने वाले हो, और क्या क्या आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है? सबसे पहले तो मैं कहूँ कि मैं जिस क्षेत्र से चुन के आती हूँ वहाँ पे मेरा वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया है। गरीब मजदूर लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया सभी लोग मजदूर हैं, वहाँ पे मजदूरी करते हैं। सभी फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो उनकी, मैं कहूँ कि धर्म पत्नियाँ हैं, मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने बीड़ा उठाया कि सभी बहनों को लखपति दीदी बनाने का, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें हैं वो खुद का अपना काम, अपना छोटा सा कारोबार स्टार्ट करें। मैं उसमें ज़्यादा उनका योगदान चाहती हूँ। हर बार जाती हूँ उन बहनों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करती हूँ कि आप अपने घर से छोटा छोटा काम करो, पापड़ बना लो, बढ़िया बना लो, अचार बनवाओ। ऐसे ऐसे आप छोटे छोटे काम करोगे तो उनका अच्छा बिजनेस भी हो जाएगा, और मैं कहूँ कि लखपति दीदी भी बन जाएंगी। ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आपको याद हो, गुजरात में बड़े बड़े जो पापड़ वाले हैं या मक्खन वाले, दूध वाली, ऐसी ही बनी है। तो एक चीज़ में मुझे, जैसे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आपने इस तरह की चीज़, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया को विकास की भी बहुत ज़रूरत है, वहाँ व्यवस्थाएँ बहुत गड़बड़ है। आप क्या मानते हो? व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आज से मैं कहूँ कि 10-11 साल पहले इतनी व्यवस्था नहीं बिगड़ी हुई थी, मगर जो पिछली सरकारें थी, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पिछले 10-11 सालों में मैं कहूँ कि पूरी विधानसभा का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि लोग विधायक को ढूंढ रहे थे कि विधायक कहाँ है। वहाँ के सीवर पूरे जाम थे, ओवरफ्लो नाले थे। कभी वहाँ पे ये अपना PWD वाले नहीं आए, और हमारे वहाँ पे वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में ये DSIDC के नाले पड़ते हैं, कभी वहाँ पे नहीं आए, कभी उनकी चेकिंग नहीं हुई है। इतना बुरा हाल। मतलब आप ये नहीं पता कि रोड गड्ढे में कि गड्ढा रोड में था। तो अब वो चले पीछे, मैंने अपने माननीय मंत्री जी सिरसा जी का भी वहाँ पे दौरा करवाया था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले टाइम के अंदर वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया को पूरा डेवलप करके देंगे हम लोग। अरे, जैसे आप घंटों जो है रोज़ ऑफिस में बैठते हैं, पब्लिक के बीच में मिलने जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा समस्याएं लोग आपको क्या बताते हैं कि जी हमारी ये समस्या दूर कर दो बस आप? देखो जी, जब आज से 6 महीने पहले की बात करूँ तो सबसे बड़ी समस्या थी उनकी पानी की। गंदा पानी आ रहा, स्मेलिंग वाटर आता था। मतलब लोगों पीना तो बहुत दूर की बात, उस पानी से वो पोछा तक नहीं लगा सकते थे। तो
तो यही समस्या आती थी भी, इनको सबसे ज़्यादा पेंशन की समस्या रहती थी, और जिस भी हॉस्पिटल में जाते थे दवाइयों की समस्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की भी समस्या रहती थी, और सीवर की समस्या थी, सफाई कर्मचारियों की समस्या थी, क्योंकि आप देख सकते हो कि एमसीडी में भी उन्हीं की सरकार थी पिछले जी, साल से। जी। तो काफ़ी समस्याएं थी। जब से हम चुन के आए हैं तो धीरे धीरे अब काम चल रहा है, तो लोगों को उम्मीदें भी बहुत हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी जीत के आई है, हमें सभी समस्याओं से निजात दिलाएंगी। पानी तो वो लोग आप सरकार कहती थी हम फ्री देते हैं। फ्री, आप एक बात मुझे बताइए, अगर फ्री होता तो लोग बाग, मैं कहूँ कि रोज़ वजीपुर इंडस्ट्री एरिया के अंदर बेचारे तुरंत कमाते हैं और तुरंत खाने वाले लोग हैं, कोई वो सेविंग नहीं करते। रोज़ वो 200 500 रुपए की बोतलें जार खरीदते, 50 रुपए का खरीद के वो लाते हैं, और जब वो पानी खरीद के पी रहे थे, और जिन लोगों को फ्री मिलेगा तो वो फ्री की तरफ ज़्यादा भागेंगे। तो इतनी ज़्यादा समस्याएं थी कि टैंकरों में भी पानी उनको उपलब्ध नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की बहुत सारी कमियां रही हैं, अगर वो कमियां गिनाने लगूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। अच्छा, जैसे अभी रेखा गुप्ता जी की सरकार है, आप भी एक महिला हैं, एक वो आप लोगों ने एक बहुत बड़ा वादा किया था कि भाई आप लोगों महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे, तो कब तक उम्मीद रखें महिलाएं, दिल्ली की जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं? कुछ तैयारी चल भी रही है आप लोग इसको बिल्कुल लेके? चल रही है। आपको बता दूं कि अब आने वाले नवंबर के अंदर हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, और 1 नवंबर से हरियाणा की सभी बहनों को 2,500 रुपये देना शुरू हो जाएंगे। और दिल्ली के अंदर भी आने वाले समय में मोदी जी का वादा था, और मैं कह रही हूँ 100% का 200% सभी बहनों को 2,500 रुपये मिलेंगे। अभी उस पर काम चल रहा है, क्योंकि हमें एक बार ही तो देना नहीं है, जी। हमें तो सालों साल सभी बहनों की मदद करनी है। उसके लिए अब काम चल रहा है, सभी की लिस्टें जारी कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, और आने वाले 1-1.5 साल के अंदर सभी बहनों को 2,500 रुपये ऐसा मिल तो जाएंगे। नहीं जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने वादा किया था और आज तक दिया नहीं? देखो जी, वो केजरीवाल की सरकार थी, वो मैं कहूँ कि एक बहरूपिया था, वो लोगों को झूठ बोलता था, जुमलेबाजी देता था। और ये माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार है, वो एक महिला है, और महिला का आप समझ सकते हो, जब एक अपने घर को चलाती है और आज पूरी दिल्ली को चला रही है, तो किसी के साथ वो झूठा वादा नहीं करेंगी, क्योंकि महिलाओं की ये शक्ति होती है, चाहे काम होगा चाहे नहीं होगा, वो कभी किसी को झूठे आश्वासन में नहीं रखती है। वो केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने पंजाब में भी झूठ बोला, दिल्ली में भी उन्होंने झूठ बोला कि हम दिल्ली में भी 2100 देंगे और पंजाब में भी देंगे। उन्होंने हालांकि कुछ भी नहीं दिया। मैं कहूँ कि जो बुज़ुर्गों की पेंशन आ रही थी वो भी उन्होंने 11 साल से बंद कर रखी थी। तो दिल्ली में उन्होंने शराब तो दी थी, आप लोगों को क्या दिक्कत है शराब से? देखो जी, दिल्ली के, मैं कहूँगी बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ शराब नहीं चाहिए थी, हमारे बच्चों के लिए स्कूल चाहिए थे, कॉलेजेस चाहिए थे। उस पर उन्होंने काम करा 0/0। ना उन्होंने कोई स्कूल खोला, ना उन्होंने कोई कॉलेज खोला, उन्होंने कोई सुविधा नहीं खोली। इनफैक्ट मैं कहूँ कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष के अंदर आरोग्य मंदिर खुलवाए और आयुष्मान योजना चलवाई, मगर जो दिल्ली का राजा था अरविंद केजरीवाल, उसने वो यहाँ पे सुविधा आम लोगों तक पहुँचने के लिए उन्होंने रुकावट करी, और किसी भी लोगों को यहाँ पे आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिला। अच्छा, जैसे मैं बात करूँ, आपने कि जी स्कूल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए, तो सिसोदिया जी तो कहते थे उन्होंने शिक्षा क्रांति की है। कहाँ है शिक्षा की क्रांति? भाई साहब, अगर मैं कहूँ, आजकल सोशल मीडिया है, हर कोई देखता है। अगर आप भी सोशल मीडिया देखते हो तो मेरा फेसबुक खोल के देखना, आज से 1.5 महीना पहले मेरे चुनने के बाद मैं किसी स्कूल में गई, दिल्ली सरकार का स्कूल था, अब तो हमारी सरकार है, मैं बात बोल नहीं सकती, मैं पिछली सरकारों का दावा आपको बता रही हूँ कि उन्होंने उस स्कूलों की हालत ऐसी कर रखी कि डेंट पेंट कर दिया है, पूरी छत पानी से टपक रही है, ऊपर से बस टाइलिंग कर दी, वो भी प्लास्टिक वाली फ्लोरिंग करके, और पूरा का पूरा लेंटर ऐसे टपक रहा। तो कुछ नहीं करा, सिर्फ उन्होंने जुमलेबाजी करी और लीपा पोती करी स्कूलों के अंदर। सारे बाथरूमों में आप जाके देख लीजिए, सारे टॉयलेट्स ख़राब है, सारी क्लासरूम ख़राब है। और मैं इनफैक्ट मैं यहाँ बताना भी चाहूँ कि मैं जिस क्षेत्र से चुन के आती हूँ, वहाँ पे एक वार्ड है केशवपुरम के अंदर वो स्कूल A1 नंबर स्कूल है, पर वहाँ पे आज बच्चे इस हालत में हैं कि वो पूरा फ्लोर उन्होंने खाली कर रखा है, कहीं बच्चों को यहाँ कोई दुर्घटना ना हो जाए, उनको खुले में पढ़ने पर मजबूर हैं वो बच्चे। अगर आम पार्टी की सरकार ने इतना ही काम किया होता तो बच्चे आज खुले में पढ़ने में मजबूर नहीं होते, उस फ्लोर में पढ़ रहे होते। पर आज वो पूरा का पूरा फ्लोर खाली करवा रखा है, क्योंकि पूरे लेंटर नीचे टपक रहा है, कभी भी वो लेंटर गिर सकता है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अच्छा, जैसे अभी शिक्षा क्रांति की बात मैंने आपसे पूछी, स्वास्थ्य में भी वो लोग बोलते थे बड़ी क्रांति की है, अस्पताल बना दिए और अस्पतालों में व्यवस्था बढ़िया है,
डिस्पेंसरीज में, आपको क्या लगता है, ऐसा था, नहीं है, या अब है? देखो जी, दिल्ली सरकार के स्कूल हॉस्पिटलों की बात करूँ, हॉस्पिटल्स में सिर्फ वहाँ पे लोगों की मजबूरी के साथ खिलवाड़ हुई है, क्योंकि ना वहाँ दवाइयाँ होती थी, ना वहाँ डॉक्टर्स होते थे, ना वहाँ पे मैं कहूँ कि जो एक ड्रेसिंग वाला लड़का होता वो भी नहीं मिलता था। जब मैं चुन के मेरे क्षेत्र के अंदर दीपचंद बंधु हॉस्पिटल आता है, जब मैं वहाँ गई थी वहाँ पे बेसिक दवाइयाँ भी नहीं थी, एक इंजेक्शन नहीं था वहाँ, बुखार की टैबलेट नहीं थी, यहाँ तक कहूँगी इनफैक्ट कोई बैंडेड भी नहीं थी। तो मैंने जब उनसे पूछा गया कि ये क्या है जी, अब मैं वो चीज़ बताना नहीं चाहूँगी कि वहाँ के रसूखदार लोगों ने ही, गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ मिल रहा था, नहीं मिल रहा था मुझे नहीं पता, वो जाके उन्होंने बाहर मार्केट में कैसे परचेज़ करा, क्यों करा मुझे नहीं पता, मगर आम आदमी तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए थी, उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंची। मतलब हालात इतने ख़राब थे। अब धीरे धीरे मैं गई हूँ, अब मानो कि परसों ही मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का अपने हॉस्पिटल के अंदर दौरा करवाया। उनके दौरे के बाद वहाँ पे हर चीज़ जो थोड़ी बहुत कमी बेसी थी, दवाइयों की थी या किसी ग्लूकोज की थी, वो भी उन्होंने तुरंत उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर सब कुछ यहाँ पे मुहैया करा जाए। छोटा, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं। अच्छा, जैसे वो बोलते हैं कि जी हमारे इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक थे, बीजेपी ने किया नहीं, बस उनका नाम आरोग्य मंदिर कर दिया। तो मोहल्ला क्लिनिक और आरोग्य मंदिर में क्या डिफरेंस है? आरोग्य, आरोग्य से आप समझ ही सकते हैं, आरोग्य तो बिना मतलब कोई बीमारी जिसको आरोग्य करा जाए, कोई बिना बीमारी वाला, तो नाम से ही आप समझ सकते हैं आरोग्य मंदिर बनाया गया। हमने कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोले, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कुत्ते जाके बैठ रहे थे, लोग तो जाते ही नहीं थे। लोग जाके करे भी क्या कि वहाँ पे एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन उनको लगाया जा रहा है, जो दवाइयाँ दे रहे थे वो भी एक्सपायरी थी, पता नहीं 6-6 महीने पुरानी। और जो वहाँ डॉक्टर्स बैठते थे, मैं कहूँ कि पता नहीं कौन से झोला छाप डॉक्टर थे, अगर आप उनकी डिग्रियाँ भी देख लोगे तो मेरे हिसाब से वो 8वीं पास भी बच्चे नहीं थे। ऐसे लोगों को उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बिठा रखा था। अगर इतना ही उनका मैं कहूँ कि स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक ले लीजिए, अगर इतने अच्छे काम करे होते तो आज वो सरकार में होते, ना कि सरकार से दूर होते। तो आपको सीधा सीधा उसका जवाब मिल जाएगा। लोग वो इतने परेशान थे कि उनको यहाँ सरकार से हटाने का काम, दिल्ली सरकार को हटाने का काम करा गया था। अच्छा, एक पूर्वांचल के लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा वादा किया था कि छठ इस बार बहुत सुंदर होगी, यमुना बहुत सुंदर होगी। तो क्या अब दिवाली आने वाली है, तो आपको लग रहा है आप लोग वादा पूरा कर रहे हो इस बार? देखो जी, वादा 6 महीने के अंदर आपने बदलाव देखा होगा। जहाँ हमारे पुराने मुख्यमंत्री जी, मैं कहूँ कि जो कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ, 5 साल क्या 10 साल दिल्ली ने उनको दिया यमुना साफ़ करने के लिए। 10 साल में यमुना साफ़ नहीं कर पाए। सब कुछ था उनका, गवर्नमेंट उनकी थी, मुख्यमंत्री वो खुद थे। मैं कहूँ कि 70 में से ज़्यादा हमारे तो 8 ही विधायक थे उस समय में, सारे विधायक उन्हीं के थे, फिर भी उनसे यमुना साफ़ नहीं हो पाई। और ये काम अगर करा तो हमारी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने के अंदर आप देख लीजिए कि ये ना कितनी क्लीन यमुना कर दी है। और अभी कल परसों भी आपने अगर रेखा जी का इंटरव्यू देखा होगा, उसके अंदर वहाँ पे भी यमुना घाट बनाने की तैयारी चल रही है पूर्वांचल भाई और बहनों के लिए, कि वो अपना पर्व बहुत उत्साह से और अच्छे तरीके से मनाया जाएगा उनका। और जब दिल्ली के वासियों से हमने जो वादा करा है उस पर 200% हम पूरी तरह से करने की कोशिश करें कि आपकी बार जो छठ मैया की ये पूजा आएगी वो बहुत ही भव्य और बहुत शानदार तरीके से हम पूजा करवाएंगे। और 6 महीनों के अंदर मैं कहूँ कि अभी कावड़ भी आया है जी, शिवरात्रि भी आई है, बहुत लोग भोले लोग कावड़ लेके आए, उसके अंदर जो सुविधाएं थी, टेंट लगे हैं, मैं कहूँ कि वहाँ पे जितनी भी इमरजेंसी सुविधाएं थी, पानी था, टॉयलेट, सब रेखा सरकार ने करा, बहुत भव्य तरीके से करा गया। अभी रामलीलाएँ हुई हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को बुकिंग की परेशानी नहीं, कोई टेंट की नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ सकते हो कि सीधा सीधा भी हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें और धार्मिक लोग हैं हम लोग। तो अपने क्षेत्र वासियों के लिए, अपने पूरे दिल्ली वासियों के लिए जो बेहतर हो सकेगा वो माननीय रेखा गुप्ता जी करेंगे। आज आपके क्षेत्र में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उनका क्या उद्देश्य क्या था, क्या थोड़ा बताएं हमें? उद्देश्य यही था कि जो केशवपुर मंडी के पास से एक पुरानी सीवर लाइन है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाती थी। बहुत अच्छे बजट के साथ 1800 समथिंग का कुछ बजट है मेरे हिसाब से, वो उसका नई पाइपलाइन डलेगी और वहाँ के लोगों के क्षेत्रवासी हैं उनको राहत मिलेगी। और दिल्ली को चेंज करना है तो पुरानी काफ़ी सालों से पाइपें डली हुई है, 50-50, 60-60 सालों की पाइपें हैं, वो
काम नहीं कर रही हैं, डेड हो चुके हैं, क्योंकि जब पाइपलाइन डली थी, जब पॉपुलेशन बहुत कम थी और उसके हिसाब से आज देखा जाए तो पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ चुकी है, तो अब वो चेंज हो रही है। अब ये मानने आज अमित शाह जी आए, हमारे गृह मंत्री रेखा जी भी थी, इसको आज उद्घाटन करके गए। आने वाले 2-3 महीने में कार्य पूरा हो जाएगा और दिल्ली के समर्पित हो जाएगा। अच्छा, आपके यहाँ पे जैसे अशोक विहार है और भी कई सारे विहार है और फ्लैट एरिया बहुत है, तो फ्लैट वालों की क्या समस्याएं होती हैं, उनके लिए आपका क्या कदम उठा रहे हैं आप? फ्लैट वालों की ये ज़्यादातर पार्किंग की दिक्कत होती है, क्योंकि सभी के घरों में 2-2 गाड़ियाँ होती हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, तो थोड़ा सा गाड़ी पार्क करने की दिक्कत आती है। तो उसमें हम लोग तो यही सोच सकते हैं कि जो पार्क कभी यूज़ नहीं करते हैं, बहुत सारे पार्क ऐसे हैं जो यूज़ नहीं होते, अनयूज़ पड़े हैं, तो हम उसको यही कहते हैं कि उसमें पार्किंग हो जाए, लोगों को सुविधाएँ रहनी चाहिए। गली खाली रहती है, लोगों का आपस में झगड़ा ना होए, उनकी पार्किंग भी सेफ्टली हो जाए। मतलब पार्क भी लोगों के लिए और पार्किंग भी लोगों के लिए ही बननी है? नहीं, पार्क एक्चुअली एक ब्लॉक के अंदर 10-10 पार्क हैं जो यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पे मैं कहूँ कि बैड एलिमेंट्स होते हैं, कोई दारू पी रहा है, कोई स्मैक कर रहा है, तो इस चक्कर में उस चीज़ को वहाँ पे यूज़ करेंगे तो लोगों के बेहतर के लिए यूज़ होता है। और जो सोसाइटी बोलती है कि हमें करवा दीजिए, तो हम करवा देते हैं। अच्छा, जैसे अभी तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आप हो, दिल्ली में भी आप हो, नगर निगम में भी आप हो, तो अब दिल्ली जो है अगले 5 सालों में आप कहाँ देखते हो, कहाँ पहुँचेगी, जो पिछले 10 साल में जो पिछड़ गई थी? पिछले 10-11 सालों के अंदर दिल्ली मैं कहूँ कि जो ट्रैक थी बहुत धीमी क्या, गाड़ी ही पूरी जाम होके खड़ी हो गई थी। अब हमारी 3 इंजन की सरकार है और आप देख रहे हो कि गाड़ी पटरी पे आ चुकी है। अभी तो पिछले 10-11 सालों का कूड़ा साफ़ करने में लगे हुए हैं, उस कूड़े को साफ़ करने में हमें अभी टाइम लग रहा है, पर धीरे धीरे आने वाले आप देखोगे कि 1-1.5 साल के बाद आप लोगों को बदलाव दिखेगा। आपको दिखेगा कि हाँ, ये माननीय रेखा जी की सरकार है, मोदी जी का नेतृत्व है और यहाँ की एक अलग ही दिशा होगी। मैं कह रही हूँ कि जब आने वाले 1.5 साल के अंदर आप दिल्ली देखोगे तो आप लोग सारे अमेजिंग करोगे, वाह ये दिल्ली है, आज तक ऐसी नहीं थी। तो थोड़ा सा समय चाहिए, अभी चुने हुए हमें 6-7 महीने हुए हैं। 7 महीने में आप ये समझ चलिए कि पिछली सरकारों में अगर वहाँ पे मलबा भी पड़ा होता था ना, वो भी 7-7 साल तक नहीं उठाया गया। हमें तो अभी 7 महीने हुए। 7 महीने के अंदर आप यमुना को देखिए, हमारे मैं कहूँ कि वहाँ से एक नहर निकलती है मेरे वार्ड से, मुनक नहर, वहाँ पे LG जी का भी दौरा हुआ था अभी, और उसको भी हरियाणा सरकार को भी बोला गया है कि उसको बिल्कुल साफ़ करके अब वहाँ पे छठ की पूजा करवाएं। मतलब बहुत बेहतरीन काम हो रहे हैं। और देवी बसें चली हैं, बच्चों के कॉलेज के लिए भी बसें चलाई गई हैं, महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे अवसर है। तो आप बेनिश्चिंत रहिए। मैं सभी क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहूँगी कि दिल्ली बदल रही है और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा दिल्ली बदलेगी। अच्छा, केजरीवाल तो दिल्ली को लंदन, पेरिस बनाना चाहते थे, आप क्या बनाना चाहते हैं? देखो जी, हम तो दिल्ली को दिल्ली ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है। हम बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रहे कि हम पेरिस बना देंगे, हम इंग्लैंड बना देंगे, हम लंदन बना देंगे। जो केजरीवाल जी थे ना, वो एक मैं कहूँ कि रात में कोई सपना देखते थे, सुबह उठते थे, उसी को ये सभी न्यूज़ बंधु भाई बहनों को बुलाते थे और डिक्लेयर कर देते थे, जी हाँ जी मैं ये करने वाला हूँ। उनको ये नहीं पता कि हाथ किधर है, पैर किधर है, सिर का है, कोई मतलब नहीं होता था उनको। बस उनको एक अपनी पब्लिसिटी चाहिए होती थी, भाई अरविंद केजरीवाल जी ने ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढकना कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता था। हर काम को करने के लिए उसकी एक है ना स्ट्रेटजी स्टार्ट करनी पड़ती है, उसका लेखा जोखा करना पड़ता है। मगर उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा, उन्होंने जो मुंह में आया वो बोल दिया। हमारे एक सर जी थे, वो ये बोला करते थे कि बेटा पहले तोलो और फिर बोलो जी। तो हम तो भी हमेशा अपनी बात का अपना वजन करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं पहले उसका वजन कितना है, फिर आगे बोलते हैं। पर वो हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा। उन्होंने अपनी बहनों के बारे में नहीं सोचा, अपनी माताओं के बारे में नहीं सोचा। एक मोहल्ले के अंदर गली के आगे 2-2 मैं कहूँ कि दारू के ठेके उन्होंने खुलवा दिए। बहनें गली से निकलना इतनी मुश्किल हो गई थी उनकी, तो उन्होंने कहाँ अपनी बहनों के बारे में सोचा, कहाँ अपनी माताओं के बारे में सोचा। तो आप समझ सकते हो कि कितनी झूठी सरकार थी वो। अच्छा, मैं कुछ जो वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में, अगर उनके बारे में आपसे एक सेंटेंस में या एक लाइन में राय मांगूँ तो ज़रा अपनी राय देने की कोशिश कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखो जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी एक मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री का रोल के अलग देखा जाए तो एक अभिभावक के रूप में है। जैसे परिवार का मुखिया होता है ना,
बिल्कुल सेम वैसे ही हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी शिक्षा के बारे में सोचते हैं, हमारी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, हमारी जीविका के बारे में सोचते हैं, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। जैसे हमारे पिताजी, हमारी माताजी हर घर के सुख दुख के लिए सोचती हैं, ऐसे ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हर पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए, पूरे घर परिवार के बारे में सोचते हैं। आपके क्षेत्र के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी? बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लाजवाब। अच्छा, केजरीवाल जी? केजरीवाल जी कौन थे हमें नहीं पता, 10 सालों में कभी उनको हमने देखा तक नहीं। मैं कहूँ कि केजरीवाल तो बहुत दूर की बात है, मेरे क्षेत्र के जो पूर्व विधायक थे हमने कभी उनको नहीं देखा लोगों ने आज तक कि हमारे वहाँ के विधायक कौन है। सब लोग मतलब विधायक का काम भी एक पार्षद ही कर रहा था, पार्षद का तो काम पार्षद कर ही रहा था। मतलब आप ये समझ लीजिए सिर्फ ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने सरकार में लेके आए जिनका कोई वर्चस्व नहीं था, कोई जानते नहीं थे, कोई पहचानते नहीं थे। उनको ये नहीं पता कि भाई एमसीडी का काम, दिल्ली सरकार का काम किसने करना है, उनको कुछ नहीं करना। उनको पता था, तो बस इतना पता था कि हमें कहाँ से पैसे लेके कहाँ हमें यूज़ करना है, कहाँ हमें शीश महल बनाना है, कहाँ हमने करोड़ों रुपए के पर्दे लगाने हैं, कहाँ हमें सोने की सीटें लगानी है, ये सब उन्होंने सोचा। ये बहुत अच्छे से बेहतरीन काम कर रहा है, इनके लिए मैं उनको शाबाशी देती हूँ। उनको ये पता था कि इन शराब में हमें घोटाला कैसे करना है, हमें टैंकरों में घोटाला कैसे करना है, शिक्षा में घोटाले कैसे करने हैं। और आज तक मैंने तो सोचा नहीं, मेरी तो उम्र बहुत छोटी है, मैं तो राजनीति में समझ लो कि एक बच्चा ही हूँ। जो इनकी राजनीति में जो पिछले 11 सालों की सरकार रही, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर, शिक्षा मंत्री जेल के अंदर, स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई, आप समझ सकते हो। अच्छा, इनका जो शिक्षा मंत्री थे जो शराब के लिए भी जेल में गए, मनीष सिसोदिया जी, उनके बारे में क्या राय है आपकी? लाजवाब थे, बढ़िया थे। बच्चों के भविष्य के बारे में उन्होंने सोचा नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्चों के लिए हमें कंप्यूटर लैब खुलवानी चाहिए, बच्चों के लिए हमें वहाँ पे कोई अच्छी साइंस लैब खुलवानी चाहिए, 18-18 साल के बच्चों के लिए हमें कोई अच्छी कोचिंग करवानी चाहिए। मतलब उन्होंने एक काम बेहतरीन करके दिया बच्चों के लिए कि बच्चों का भविष्य कैसे ख़राब किया जाए, किसी कि परिवार का घर कैसे ख़राब किया जाए। जब एक 18 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा एक दारू की दुकान पे जाके वहाँ पे दारू ले रहा है, और वो बच्चा जब ड्रिंक करके घर पे जा रहा होगा तो उस घर के माता पिता पे क्या बीत रही होगी, ये उस टाइम शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए था। जो मॉडल कहते थे, हमने शिक्षा मंत्री का, हमने हमारे स्कूलों को देखो, हमने रोल मॉडल बना दिया। क्या रोल मॉडल बना दिया? बच्चों का पढ़ाई से मन हट गया, बच्चों को शिक्षा नहीं अच्छे से मिली। सिर्फ मिला तो मिला क्या, उन लोगों को नशा करना सिखा दिया, दारू पीनी सिखा दी, उन लोगों को झूठ बोलना सिखा दिया। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जिस देश का राजा खुश होगा तो वहाँ की प्रजा खुश होगी। तो हम तो भाई उस राजा से भी खुश नहीं थे, और प्रजा कहाँ से खुश होगी। अब दिल्ली में हालात बदले हैं, रेखा जी की सरकार आई है, अब राजा भी खुश है तो प्रजा तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगी। तो ये हैं पूनम जी जिन्होंने बताया कि दिल्ली में हालात बदले हैं, रेखा जी की सरकार आई है और दिल्ली और बदलेगी। दिल्ली को दिल्ली ही रहने दें। देखते रहिए पंजाब केसरी।